अहमदाबाद शहर का इलाका नींद की आगोश में था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थानेदार के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात के 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गए। मैंने आंखें खोलकर देखा, थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फोन भी किया। बेंच पर बैठे सिपाहियों में से 2 सिपाही ऊँघने लगे थे, मगर हवालात का संतरी उसी तरह पहरा दे रहा था। मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। थानेदार ने चेहरा उठाया और सिपाही से कहा, देखो कहीं एसएसपी साहब तो राउंड पर नहीं आ गए, और उसने अपने सर पर टोपी रख ली। दूसरे सिपाही भी अटेंशन खड़े हो गए। एक सिपाही बाहर को दौड़ा। मैं उसी तरह दीवार के साथ सर लगाए बैठा रहा। मुझ पर अब नींद का गलबा शुरू हो गया था। मुझे किसी एसपी वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जाहिर है सुबह होने पर ही मुझे यहाँ से ले जाया जाना था और उस वक्त मैंने फरार होने का फैसला कर रखा था। अचानक खामोश फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। मैं चौंक पड़ा। उसके साथ ही यक्के बाद दीगरे 3 फायर हुए। एक गोली थाने के ऑफिस वाले क्लॉक के नीचे दीवार में आकर लगी। थानेदार उछलकर दूसरी तरफ को दौड़ा और उसने पेटी से पिस्तौल निकाल लिया। हवालात के बाहर खड़ा संतरी भी घबरा कर थाने के अंदर की तरफ भागा और फिर फायरिंग करते बाहर से 4 आदमी छलांगे लगाते ऑफिस में कूदे और इससे पहले कि थानेदार कोई फायर करता उन्होंने उसे दबोच लिया। दूसरे सिपाही थर थर कांपने लगे। ये लोग राइफलों से मुसल्लह थे। उन्होंने थाने में आते ही बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी थी और एक सिपाही को बेंच के पास ही ढेर कर दिया था। उनके चेहरे स्याह रुमालों में छुपे हुए थे। मैं हैरत से बाहर तक रहा था कि ये लोग कौन हैं कि इतने में मैंने भगवा डाकू को छलांग लगाकर थाने में दाखिल होते देखा। वो सीधा हवालात की तरफ आया। संतरी ने बंदूक फेंक कर हाथ जोड़ दिए। राणा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दें। भगवा ने गरज कर कहा, उसे खोलो। संतरी ने पेटी के साथ बंधी चाबी लगाकर हवालात का कुफल खोल दिया। उसके हाथ कपकपा रहे थे। भगवा डाकू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बोला, मैं तुम्हें इन मलिच्छों के पास छोड़ जाता तो अपने सरदार को क्या मुंह दिखाता ठाकुर। थानेदार का रंग उड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसकी मेज की दराज खोलकर सिधा के मनके वाला कागज निकाला और मनके को अपनी जेब में रख लिया। भगवा डाकू के हाथ में 303 की राइफल थी। उसने देखते देखते नाली का रुख थानेदार की तरफ किया। एक धमाके के साथ गोली चली और थानेदार अपनी जगह से जरा सा उछलकर वहीं ढेर हो गया। भगवा डाकू पर खून सवार था। उसने मेरी आंखों के सामने बाकी 3 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया और मुझे लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। रात के सन्नाटे में गूंजती फायरिंग की आवाज से इर्द गिर्द मकानों की खिड़कियों में कहीं कहीं रोशनी हो गई थी। भगवा डाकू की जीप बाहर खड़ी थी। उसके साथ ही डाकू अभी तक हवाई फायरिंग करके आसपास के इलाके में खौफ हरास की फजा कायम रखे हुए थे। भगवा ने मुझे अपने पहलू में जीप में बिठाया और इंजन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। बाकी डाकू भी पिछले हिस्से में सवार हो चुके थे। जीप रात के सन्नाटे में सुनसान बाजारों में से हवा से बातें करने लगी। देखते ही देखते भगवा डाकू शहर की आबादी से बाहर निकल आया। ऐसा लगता था कि वो इन तमाम रास्तों से वाकिफ हैं। जीप ने एक नदी का पुल अबूर किया। भगवा डाकू ने उसे बड़ी सड़क से उतारकर कच्ची सड़क पर डाल दिया जो खेतों के बीच में से गुजर रही थी। यहाँ अंधेरा था। कच्चे रास्ते से निकलकर जीप दोबारा एक पक्की सड़क पर चढ़ गई। जीप के धचकों में थोड़ी कमी आ गई थी। भगवा डाकू खामोश था, लेकिन उसकी उकाबी निगाहें सामने सड़क पर लगी हुई थीं, जो तारों की रोशनी में धुंधली सी नजर आ रही थी। भगवा डाकू ने पीछे देखे बगैर अपने एक साथी से चिल्लाकर पूछा, माऊजी, वशराम डेरे पर ही होगा? माऊजी ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ भगवा, वशराम डेरे पर ही हमारी राह देख रहा है। अब भगवा डाकू ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था, ठाकुर जी, मुझे पता था तुम बाई के कोठे पर ही हो। पटेल को ठिकाने लगाने के बाद शहर से आया तो उसने माऊजी को साधु के भेष में बाई जी के कोठे पर भेजा। उसने मुझे आकर बताया कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई है। ठाकुर, अब बताओ मैं तुम्हें छोड़कर नाग माता सिधा जी के पास कैसे जाता? वो हमारी सरदार ही नहीं, हमारी नाग माता भी है और तुम हमारी नाग माता के स्वामी हो। मैं तो जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें निकाल कर लाता ठाकुर। फिर वो कहकहा लगाकर हंसा। बोला, मैंने थाने में कोई सबूत नहीं छोड़ा। हवालात वाला संतरी अपने बच्चों का वास्ता न देता तो उसे भी ढेर कर देता। मैंने कहा, सिधा कैसी है और हमारी मेहमान लड़की किस हाल में है? भगवा डाकू बोला, नाग माता जी बड़ी ठीक ठाक हैं, तुम्हें रोज याद करती हैं और वो दूसरी
कमजोर सी लड़की भी ठीक है, पर ठाकुर तुम इधर कैसे निकल आए? मैंने यूं ही उसे एक फर्जी कहानी सुना दी और उससे सवाल कर दिया कि वो सिथा को छोड़कर इधर अपने आदमियों के साथ क्या लेने आया था। उसने एक और कहा लगाया, बोला ठाकुर जी मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। नागिन माता यानी हमारे सरदार ने इधर ढांड में एक पापी ठेकेदार को ठिकाने लगाने हमें भेजा था। उसे ठिकाने लगाकर वापस जाने लगा तो सोचा कि अहमदाबाद करीब है, क्यों ना कोठे पर गाना सुना जाए। उसके बाद जो हुआ तुम्हें सब मालूम ही है। अंधेरे में 2-3 गांव गुजर गए। एक गांव से कुछ कुत्ते जीप के पीछे भौंकते हुए दौड़े। भगवा ने माओ से चिल्लाकर कहा, अबे देखता क्या है साले। माओ जी ने कुत्तों पर 2-3 फायर झोंक दिए और कुत्तों की आवाजें डूब गईं। जीप अब फिर कच्चे में दौड़ रही थी। गांव अब बहुत पीछे रह गए और हम ऊंचे नीचे मैदानों में आ गए। बाएं जानिब तारों भरे रोशन आसमान के पस मंजर में पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। जीप अब किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रही थी। सुबह होने से पहले पहले हम 2 ऊंची टेकरियों के बीच से गुजरकर बाएं जानिब एक जगह रुक गए। भगवा डाकू छलांग लगाकर जीप से उतरा। पौ फट रही थी, आसमान नीला हो गया था और सितारों की चमक मांद पड़ने लगी थी। दूसरे डाकू भी उतर आए। भगवा डाकू ने मुझे अपने साथ लिया और दूसरी ऊंची टेकरी के अकबी दामन में एक जगह झाड़ियों के अंधेरे में चलने लगा। बोला, यहाँ हमारे एक पुराने साथी का डेरा है, तुम उससे मिलोगे तो खुश होगे। साला आशिक मिजाज है, पर यार की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता है। नाग माता का पुजारी है, वशराम उसका नाम है। खारवा में जितने भी डाकू ठग हैं सब उसके यार हैं। हम एक जगह आकर रुक गए जहाँ टेकरी में खुदी हुई सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। ये 6-7 सीढ़ियां थीं। ऊपर जाकर फिर वही झाड़ियों के झुंड थे। अचानक झाड़ियों में से 2 डाकू नुमा इंसान बाहर निकल आए। ठाकुर भगवा, दादा तुम्हें बहुत याद कर रहा था, चलो। दादा ये अपने सरदार वशराम को कहते थे। टेकरी के ऊपर बुलंद झाड़ियों और खुदरो बबूल के दरख्तों के दरमियान एक जगह कच्चा मकान बना था जिस पर घास फूस की ढलानी छत पड़ी थी। हमारे रहनुमा डाकू ने मकान के दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, दादा ठाकुर भगवा आया है। जवाब में अंदर से एक मर्द की पाटदार आवाज आई, भगवारे साले इतनी देर कर दी, आजा अंदर। रखिया रानी के सिवा और कोई नहीं है। और फिर एक मर्द और एक औरत का कहकहा बुलंद हुआ। भगवा डाकू ने उसे एक गाली दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके साथ था। अंदर एक कमजोर सी लालटेन जल रही थी। उसकी लौ नीचे रखी गई थी। 2 चारपाइयां आमने सामने बिछी थीं। एक चारपाई पर भगवा डाकू का पुराना दोस्त वशराम डाकू अपनी दोस्त रखिया रानी के साथ बैठा था। उस औरत के नाक का नन्ना सा सुर्ख नगीना चमक रहा था। अबे ये कौन है बे? भगवा डाकू बड़े एहतराम से बोला, वशराम ये रघु जी हैं, ठाकुर रघु, हमारी नाग माता के स्वामी। वशराम जल्दी से चारपाई से उतरा और मेरे पांव छूकर बोला, धन्यवाद हो ठाकुर जी, आपके दर्शन करके खुशी हुई। फिर रखिया रानी की तरफ इशारा करके किसी कदर लहक कर बोला, इसका कुछ ख्याल न करना ठाकुर जी, ये तो मेरी रखिया रानी है। इसे ऐन ब्याह के रोज एक दिन के लिए अगवा करके लाया था, अब ये मुझे छोड़कर जाती ही नहीं। वशराम डाकू बड़े मजे का आदमी था। उसी वक्त दूसरी चारपाई पर मेरे लिए नई चादर बिछवा दी गई। वशराम बोला, ठाकुर तुम यहाँ आराम करो। फिर वो भगवा और रखिया को साथ लेकर बाहर चला गया। चारपाई पर लेटते ही मैं नींद की दुनिया में गुम हो गया। सुबह उस वक्त आंख खुली जब एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। मैं आंखें मलता उठकर दरवाजे से निकलकर बाहर आया तो दिन काफी चढ़ा आया था। चारों तरफ धूप फैली थी। टेकरी पर बबूल के पेड़ों तले वशराम, भगवा और दूसरे 3 डाकू खेस बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। उनके पास ही 2 मटके पड़े थे। चूल्हे में आग जल रही थी और रखिया रानी रोटियां पका रही थी। मुझे बाहर निकलते देखकर वशराम डाकू एहतरामन उठकर मेरी तरफ आया। ठाकुर जी आराम से तो नहीं सोए होंगे? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई। दिन के 11:30 बज रहे थे। वशराम डाकू ने रखिया रानी से कहा कि रोटियां जल्दी पकाए। दूसरी हंडिया पर मुर्गी पक रही थी। हमने वही टेकरी के बबूलों के नीचे खेस पर बैठकर रोटियां भुनी हुई मुर्गी के सालन के साथ खाईं। इतना लजीज खाना मैंने बहुत कम खाया था। खाने के दौरान में मालूम हुआ कि जिस जीप पर सवार होकर हम वहां आए थे वो वशराम डाकू की ही थी। यहाँ टेकरी से थोड़ी दूर भगवा डाकू और उसके साथियों के घोड़े भी बंधे थे। ढांड का गांव हमारे बाएं तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर था। वशराम डाकू ने अपनी जीप जंगल में अपनी किसी कमीन गाह में पहुंचा दी थी। प्रोग्राम ये बना कि भगवा डाकू और मैं अपने डाकू साथियों को लेकर शाम होने से पहले यहाँ से अमरेली की तरफ रवाना हो जाएंगे। दरियाए घार तक पार करके चौका ढाबा के 3 कोस लंबे जंगल को उबूर करके हमें पश्चिम की जानिब वाली स्याहधारी धार चट्टानों की निरोला वादी में पहुंचकर सीधा से जा मिलना था। यहाँ वशराम डाकू अपने दर्जन भर साथी डाकुओं के साथ एक अरसे से मुकीम था। शायद उसका गुजारा इस टैक्स या मुआवजे पर था जो वो इधर पनाह लेने वाले डाकुओं से वसूल करता था। दोपहर के खाने के बाद वशराम तो रखिया के साथ कोठरी में चला गया और मैं, भगवा डाकू, माऊजी और दूसरे साथी वहीं पड़कर सो गए। मुरगन खाने के बाद जो बबूल की ठंडी छांव में
में लेटे तो नींद की परियों ने हमारी आंखों पर अपने रेशमी हाथ रख दिए। जब सोकर उठे तो धूप ढलने लगी थी। भगवा डाकू राम राम करता दरख्तों की तरफ चला गया। हमारे साथी डाकू भी उठ गए थे और अपनी अपनी बंदूकों को साफ कर रहे थे। वशराम अभी तक कोठरी में सो रहा था। भगवा दरख्तों की तरफ से वापस आया तो बोला, ठाकुर हमें अब निकल चलना चाहिए, रात चौका ढाबा के जंगल में बसर करेंगे। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि एक तरफ से वशराम का एक डाकू साथी हामता हुआ आया और बोला, राणा जी हमारे आदमी ने खबर दी है कि अमरेली पुलिस की 2 लारियां इधर को आ रही हैं। वो घबराया हुआ था। उसी वक्त वशराम भी कोठरी से बाहर निकल आया। अबे किसने खबर दी है? राणा जी बंसी खबर लाया है, नीचे खड़ा है। वशराम डाकू ने कैकह लगाकर कहा, अबे आने दो साली पुलिस को, एक एक का भेजा निकाल दूंगा। फिर उसने बंसी मुखबर को ऊपर टेकरी पर बुलाकर सारी तफसील पूछी। मैं और भगवा डाकू तो कुछ परेशान हो गए। मालूम हुआ कि पुलिस की भारी नफरी 2 लारियों में बैठ कर आ रही है। उनके पास बंदूकें भी हैं। भगवा डाकू ने वशराम से कहा, वशराम ये पुलिस हमारे पीछे लगी है, लगता है जीप के टायरों के निशान उन्हें मिल गए हैं। वशराम ने भगवा के सीने पर अपनी राइफल के बट का हल्का सा टहूका देकर कहा, अबे भगवा डरता क्यों है? जब तक वशराम जिंदा है तुझे कोई हाथ तो लगा कर देखे। मामला वशराम के जिंदा रहने या न रहने का नहीं था। मेरे ख्याल में ये डाकू लोग बड़ी आसानी से पुलिस के घेरे में आ सकते थे। पुलिस के सिपाही बाकायदा ट्रेंड होते हैं और वो अमरेली से इतनी दूर आए थे तो जाहिर है कि असलहे का पूरा जखीरा लेकर आए होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टेकरी के नीचे कुछ दूर दरख्तों के झुंड में से फायर का धमाका हुआ। भगवा और वशराम ने चौंक कर उधर देखा। अबे मेरे साले आ गए रे भगवा राम। वशराम डाकू ने अपने साथियों के साथ पहले ही टेकरी पर मोर्चे संभाल लिए थे। उसने कमीनगाह की तरफ एक आदमी को ये कहकर दौड़ा रखा था कि पुलिस आए तो पीछे से उन पर फायरिंग खोल दी जाए। लेकिन ये हमें ही मालूम नहीं था कि पुलिस इन डाकुओं को पहले ही दबोच चुकी है। हम भी राइफलें संभाल कर मोर्चों में बैठ गए। इतने में लारियों की घर घर सुनाई देने लगी। ये लारियां टेकरी के नीचे चारों तरफ गुंजान दरख्तों में पुलिस के सिपाहियों को फैला रही थी। पुलिस के साथ कोई रिटायर्ड फौजी अफसर था जो फौजी हिकमत अमली पर अमल करते हुए हमें चारों तरफ से घेरे में ले रहा था। अगरचे हमें बुलंदी पर होने की वजह से बर्तरी हासिल थी, मगर मैंने देख लिया कि वशराम के पास जो असलहा है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऊपर से वशराम डाकू एक जज्बाती आदमी था। उसने बगैर सोचे समझे फायरिंग करके गोलियां खत्म करना शुरू कर दी थी। पुलिस की तरफ से अब कोई फायर नहीं हो रहा था। भगवा डाकू ने वशराम को फायरिंग से रोक दिया। वशराम असलहा ज़ाया मत करो। वशराम कैकहा लगाकर बोला, अबे मेरे साले आए हैं, उनका स्वागत न करूं। वशराम ने फायरिंग बंद कर दी। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी में लाउड स्पीकर पर पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज बुलंद हुई, वशराम तुम्हारे पास 2 कातिलों ने पनाह ले रखी है, उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर कांतिलाल बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। मैंने भगवा की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। पुलिस को उनके मुखबरों ने बिल्कुल सही खबर दी थी। करीने कयास यही था कि ये मुखबर हमारी जीप के टायरों के खोज लगाते हुए वशराम की टेकरी तक पहुंचे थे। वशराम ने पुलिस इंस्पेक्टर के ऐलान को सुना तो एक तरफ थूक कर उसे बुलंद आवाज में गाली दी और धाएं धाएं फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी फायर खोल दिया। जंगल गोलियों के धमाके से गूंजने लगा। मुसीबत यह थी कि टेकरी के नीचे चारों तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला था, जिसकी वजह से हम पुलिस के सिपाहियों की पेशकदमी देख नहीं सकते थे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और गोलियां हमारे सरों के ऊपर बबूल के दरख्तों की शाखों को तोड़ती गुजर रही थी। वशराम ने गाली देकर कहा, मेरे आदमी किधर मर गए हैं, वो पीछे से कब फायर करेंगे। रक्षा ने गोलियों से भरा हुआ बड़ा डिब्बा हमारे पास लाकर रख दिया। ये औरत भी मुझे किसी डाकू की लड़की लग रही थी। फायरिंग से जरा नहीं घबराई थी। पुलिस का फायर अब टेकरी के करीब से आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि पुलिस आगे बढ़ाई है। मैंने भगवा के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, भगवा हम ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे, पुलिस की नफरी भी ज्यादा है और उसके पास असलहा भी बहुत है। भगवा भी शायद यही सोच रहा था। आहिस्ता से बोला, फिर तुम्हारा क्या इरादा है ठाकुर। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वशराम धड़ाधड़ गोलियां चला रहा था और रखिया उसे एक बंदूक खाली होने पर दूसरी बंदूक लोड करके देती थी। उनके दूसरे साथी भी टेकरी के चारों जानिब मोर्चों में बैठे हुए झाड़ियों में गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अभी तक हम एक सिपाही को भी ढेर करने में कामयाब नहीं हुए थे। फिर अचानक पुलिस की तरफ से फायरिंग रुक गई। वशराम ने भी फायरिंग बंद कर दी। भगवा पत्थर की आड़ से निकलकर उसके करीब रींग कर गया और बोला, वशराम हमारी वजह से तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो, बेहतर यही है कि हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। वशराम को गुस्सा आ गया। अबे भगवा, तू मुझे यार मार समझता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। जब भगवा ने उसे सारी बात समझाई तो वो बंदूक को पीछे खींचकर बोला, पर भगवा नागमाता क्या कहेगी कि मैं तुम्हारी हिफाजत भी ना कर सका। भगवा डाकू ने कहा, ये बात नहीं है वशराम, इस वक्त हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और अक्ल यही कहती है कि मैं अपने आदमी लेकर यहाँ से किसी न किसी तरह निकल जाऊं। तुम ये बताओ कि मैं किस तरफ से निकल सकता हूँ। फायरिंग बंद थी। साफ लग रहा था कि पुलिस इस दौरान में टेकरी के मजीद करीब बढ़ाई होगी। वशराम कुछ सोचकर बोला, मेरा आदमी तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा, मगर भगवा बाद में तुम मुझे ताना तो नहीं दोगे। भगवा ने उसके कांधे पर हाथ रखकर दबाया और
बोला, तुम एक बहादुर दोस्त हो वशराम, मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी और धाएं धाएं की आवाज से जंगल की फजा एक बार फिर गूंज उठी। अब गोलियां हमारे मोर्चों के पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थी। कुछ गोलियां पीछे से भी आने लगी थी। वशराम ने चिल्लाकर पुलिस को गाली दी, मेरे साले पीछे से भी आ रहे हैं। वशराम ने आवाज दी, मानचरिया, मेरे यार को यहाँ से निकाल कर ले जाओ। एक डाकू अपने मोर्चे से रेंगता हुआ हमारी तरफ आया। वशराम ने लेटे लेटे भगवा को गले लगाया, मेरा हाथ चूमा और कहने लगा, ठाकुर मुझे क्षमा करना। वो रेंगता हुआ वशराम की कोठरी की तरफ बढ़ा। हम भी उसके पीछे रेंगने लगे। दिन ढल चुका था और मशरिक की तरफ से शाम के साए जंगलों और पहाड़ों के दामन में फैलना शुरू हो गए थे। कोठरी के अकब में एक जगह गड्ढा बना हुआ था। ये बिल्कुल एक तन्नूर की मानिंद था। वशराम ने उस तन्नूर में टेकरी को खोदकर एक सुरंग बना रखी थी। ये टेकरी के दामन में आगे जाकर गुंजान दरख्तों में निकल गई थी। खतरा ये था कि कहीं यहाँ पुलिस से मुठभेड़ न हो जाए। हमारे पास बंदूकें मौजूद थी, ताहम पुलिस के घेरे में होने की वजह से नुकसान पहुंचने या गिरफ्तार हो जाने का एहतमाल था। ये सुरंग किसी गटर की तरह थी जिसमें से हम रेंग कर गुजर रहे थे। मानचरिया पहले बाहर निकल गया और उसने हमें सुरंग में ही छुपे रहने का इशारा किया। वो झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद झुका हुआ आया और हाथ से बाहर आने को कहा। हम रेंगते हुए सुरंग से बाहर आए। यहाँ दरख्तों की शाखें नीचे तक लटक रही थीं और शाम का हल्का हल्का अंधेरा वक्त से पहले छा रहा था। हम बड़ी एहतियात से झुक कर चल रहे थे कि शाखों के टूटने की आवाज पैदा न हो। कोई 100 कदम चलने के बाद ढलान आ गई। यहाँ दरख्त नहीं थे। मानचरिया लेट गया। नीचे इशारा करके आहिस्ता से बोला, दादा वो नीम के पेड़ हैं और हमारी घोड़ियां वहाँ बंधी हैं। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। भगवा डाकू ने उसके कांधे पर हाथ रखकर खामोशी से कहा, मानचरिया तुम जाओ, हम निकल जाएंगे। मानचरिया वहीं से पलट गया। भगवा डाकू ने मुझे लेटकर नीम के दरख्तों की तरफ चलने का इशारा किया। ये निस्बतन खुली जगह थी, मगर नशेबी मैदान में सूखी घास इतनी ऊंची जरूर थी कि हम उसमें छुप जाते। 60-70 कदम का ये फासला हमने रेंग रेंग कर करीबन आध घंटे में तय किया। जब नीम के दरख्तों के पास पहुंचे तो वहाँ कुछ घोड़े बंधे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इन घोड़ों या घोड़ियों पर कब्जा नहीं किया था। हालांकि वशराम के वो आदमी जो यहाँ पर तैनात थे पकड़े जा चुके थे। हमारे 4 डाकू साथी भी हमारे पीछे पीछे रेंगते चले आ रहे थे। जो ही हम घोड़ों के पास पहुंचे, एक तरफ तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। भगवा ने चिल्लाकर कहा, घोड़ों पर सवार होकर अमरेली की तरफ निकल चलो, अपनी अपनी जान बचाओ। हमारे चारों साथी उछलकर घोड़ों पर बैठे और एक तरफ को भागे। 2 डाकुओं को गोलियां लगी और वो चीख मार कर गिर पड़े। भगवा डाकू गजबनाक होकर खड़ा हो गया और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। ठाकुर घोड़े पर बैठ जाओ। फायरिंग करते हुए मैंने एक सिपाही को देखा जो दरख्तों की आड़ लेता हुआ भगवा डाकू के पीछे निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी जद में था। मैंने उसका निशाना लेकर फायर किया तो वो उछल कर गिरा और फिर ना उठ सका। एक सिपाही भगवा डाकू के सामने आ गया। उसे भगवा डाकू ने ढेर कर दिया। फिर हम घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े फायरिंग की आवाज से परेशान हो रहे थे। एड़ लगाई तो घोड़े दरख्तों के नीचे एक तरफ को दौड़ पड़े। भगवा और मैं घोड़ों से चिमटे हुए थे। हमारे पीछे अब भी फायरिंग हो रही थी, मगर घोड़े बेतहाशा दौड़ रहे थे और वो हमें बहुत जल्द नशेबी मैदान से निकालकर मशरिक की जानिब टेकरों के अकब में ले गए थे। अब हम फायरिंग की जद में तो नहीं थे, मगर पुलिस हमारा ताकुब कर सकती थी। भगवा डाकू बुलंद आवाज में बोला, ठाकुर मेरे साथ साथ घोड़ा दौड़ाते चलो। घोड़े डाकुओं के थे और शायद उन्हें सिधाया गया था। अपने आप झाड़ियों और दरख्तों से बचकर हवा से बातें करते उड़े चले जा रहे थे। बहुत जल्द वशराम का डेरा बहुत पीछे रह गया। अब रात की तारीकी ने पहाड़ियों और मैदानों को अपनी अंधेरी चादर में लपेट लिया था। हमारे 2 साथी पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। सिर्फ 2 डाकू जान बचा सके थे। एक जगह हमने घोड़ों से उतरकर थोड़ा आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। रात के पिछले पहर दूर पहाड़ियों के दरमियान बिजली की रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं तो भगवा ने उधर इशारा करके कहा, ये बोराला का कस्बा है ठाकुर, आगे घाट तक का दरिया आएगा। यहाँ एक घाट पर काफी बड़ी कश्ती मौजूद थी। शायद ये माल बरदार कश्ती थी। कश्ती में एक आदमी खेस ओढ़े सो रहा था। भगवा डाकू ने उसके पांव पर ठोकर मारकर कहा, उठ बे। चौकीदार हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, कौन है? भगवा डाकू ने बंदूक की नाली उसके सर के साथ लगाकर कहा, तुम्हारा बाप हूँ बच्चू। अबे पुलिस को हमारे बारे में बताया तो याद रख, वापस आकर तुझे इसी कश्ती में ठंडा करूंगा। चौकीदार हाथ बांधे खड़ा था। कहने लगा, राणा जी नहीं, जबान नहीं खोलूंगा, भगवान आपका भला करे। दरिया पार पहुंचकर हमने एक जगह पांव फटने तक आराम किया। मुंह अंधेरे एक बार फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े। यहाँ से 7 कोस के फासले पर चौका ढाबा का जंगल शुरू हो जाता था। इस जंगल से निकलकर निरोला की चटानी वादी में आ गए। अब धूप निकल आई थी। भगवा डाकू बोला, ये जहरीले सांपों की वादी है, मगर सांप हमें कुछ नहीं कहेंगे। नाग माता के बेटे सांप साहू ने हमें एक बार सूंघ रखा है।
और हमारे जिस्मों से निकलने वाली खास बू इन सांपों को हमसे दूर रखेगी। संगलाख चट्टानों में इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता होने के बायस हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। चट्टानों से निकलते ही दूर पश्चिम की तरफ धारीदार चट्टानी पहाड़ियों का सिलसिला नजर आया। ये निरोला की पहाड़ियां थीं और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में सिद्धा डाकू की खुफिया कमीनगाह थी और ये कमीनगाह एक पहाड़ी गार में बनी हुई थी। इस वादी में दाखिल होते ही 2 डाकू पोशीदा मोर्चों से निकलकर हमारे साथ हो लिए। सिद्धा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी कलाई में उसका बेटा सांप भी मेरी तरफ फन उठाए तक रहा था। मैं सिद्धा के करीब होने की जुर्रत न कर सका। रघु, तुमने बाल क्यों मुड़वा डाले? जब मैंने उसे अपनी सारी बिपता सुनाई तो वो गुस्से में खौल उठी। जिसने तुझ पर जुल्म किया है मैं उनसे तेरा इंतकाम लूंगी। उसकी शरबती आंखें गुस्से में सुर्ख हो रही थी। उसने भगवा डाकू से खुश होकर कहा, तुमसे बहुत खुश हूँ भगवा। भगवा डाकू हाथ जोड़कर बोला, नाग माता, ये तो मेरा कर्तव्य था जिसका पालन किया। नौरीन भी वहां आ गई। वो पहले से कुछ दुबली हो गई थी और जंगली जिंदगी की कठिनाइयों ने उसका रंग सांवला कर दिया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला नौरीन को अहमदाबाद ले जाकर अपने खुफिया एजेंट के हवाले करना था और ये बड़ा कठिन काम था। अगर मैं साथ जाता तो मेरे पकड़े जाने का खतरा था। साथ न जाता तो नौरीन अपने एजेंट के पास नहीं पहुंच सकती थी। रात सिद्धा मेरे साथ बैठी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करती रही। आखिर ये तय पाया कि वो हमारे साथ जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। सिद्धा मेरे बाजू पकड़कर बोली, तू क्या सोचता है रघु? मैं तुझे मौत के मुंह में अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ जाऊंगी और तुझे हर आफत से बचाऊंगी। 3 दिन तक मैंने वहां आराम किया। इस दौरान में मैंने शेव नहीं बनाई थी, जिसके नतीजे में मेरी मूछें कुछ बढ़ाई थी, दाढ़ी भी बढ़ाई थी और सर पर छोटे छोटे बाल निकल आए थे, लेकिन मैं फिर भी पहचाना जा सकता था। सिद्धा ने कहा, हम भेष बदल कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।